Hello students, welcome back to BBVN online classes and we were discussing about the biomolecules. Today we are going to discuss the classification of carbohydrates. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की हमने बात करी थी, दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोकार्बन्स, दोज आर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का आज क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस या हम बोल सकते हैं और सेकेराइड यूनिट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस या फिर सेकेराइड यूनिट। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको सेकेराइड यूनिट बता देती हूँ। तो हमने कल बात करी थी जो जनरल फॉर्मूला की, तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की उन्हें हम बोलते हैं सेकेराइड यूनिट। तो सबसे छोटी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो सेकेराइड यूनिट बोली जाती है, और उनके बेसिस पर या फिर उनके हाइड्रोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर 3 टाइप्स के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें सबसे पहली बात है मोनोसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है, यहाँ पे सेकेराइड यूनिट कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1 सेकेराइड यूनिट ही होगी यहाँ पे। यानी कि जो सेकेराइड यूनिट होती है जो सबसे छोटी है वही मोनोसेकेराइड बोली जाती है। ठीक है, और क्योंकि इसमें एक ही सेकेराइड यूनिट होती है इसलिए ये क्या नहीं कर सकते हैं, इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। हाइड्रोलाइसिस क्या होगा इनका, नॉट पॉसिबल। हाइड्रोलाइसिस इज नॉट पॉसिबल, इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक ही सेकेराइड यूनिट है। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो वो किस में ब्रेक होगा, ब्रेक नहीं होगा। तो इस तरीके से इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन आ जाएंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब सेकेराइड यूनिट होती है ना, मोनोसेकेराइड। फ्रक्टोज, रेमनोज, ठीक है, ये सभी क्या है, गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये सभी क्या है, सेकेराइड यूनिट है और इन्हें मोनोसेकेराइड्स भी बोलते हैं। अब इनका हाइड्रोलाइसिस इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही यूनिट से बना हुआ है। जब ऐसी सेकेराइड यूनिट, जैसे हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डाइसेकेराइड्स का, डाइसेकेराइड में 2 सेकेराइड यूनिट होती हैं, है ना। तो 2 सेकेराइड यूनिट को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो दोनों सेकेराइड यूनिट अलग हो जाती हैं हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में, तो वापस से वो दोनों सेकेराइड यूनिट में टूट जाती है जिनसे वो मिलकर बना होता है ना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिट है तो उनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, ग्लूकोज के। तो बेटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जब हम लिखते हैं तो आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 क्या होंगे, कार्बन्स होंगे, है ना। और फर्स्ट कार्बन जो होगा उस पर क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा जिसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, हर कार्बन पर एक H होगा और OH होगा। ठीक है, थर्ड कार्बन का OH इधर होगा और H। ठीक है, OH और यहाँ पर भी क्या होंगे, अब इस पे 2 CH2 होंगे क्योंकि इसकी इधर कार्बन नहीं है, तो CH2OH। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब यहाँ पे इस कार्बन को हम देखते हैं तो ये भी क्या है, कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन का मतलब होता है एसिमेट्रिक कार्बन, और उसी की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये मैंने ग्लूकोज की एक यूनिट बनाई है जो कि एक मोनोसेकेराइड यूनिट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का, दैट इज ओलिगोसेकेराइड। क्या होता है सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस और सेकेराइड यूनिट, सेकेंड क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, अब ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है, 2 to 10 यूनिट्स होती है।
10 यूनिट्स ऑफ या सेकेराइड यूनिट, सेकेराइड यूनिट कितनी होती है 2 to 10। ठीक है, अब 2 जब 2 सेकेराइड यूनिट होती है तो हम उन्हें क्या बोल देंगे, डाइसेकेराइड। क्या बोल देंगे हम इनको, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड यूनिट जो है कार्बोहाइड्रेट का टाइप हो जाता है। अब डाइसेकेराइड में एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो डाइसेकेराइड में एक तो हो जाता है हमारे पास में कौन सा, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज हो गया। और सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, क्योंकि ये डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा जिन यूनिट से ये मिलकर बना है। तो सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। देखिए दोनों ही क्या है, मोनोसेकेराइड्स हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो डाइसेकेराइड, क्योंकि ओलिगोसेकेराइड का क्या होता है, इनका हाइड्रोलाइसिस देखने को मिलता है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कैन बी डन, हम आसानी से इनका हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, किनका, ओलिगोसेकेराइड्स का। ठीक है, तो जैसे मैंने डाइसेकेराइड का एक एग्जांपल लिया सुक्रोज, तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये मोनोसेकेराइड यूनिट में टूट जाती है जिनसे ये मिलकर बना होता है। तो देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 सेकेराइड यूनिट जब जुड़ती है तो डाइसेकेराइड बनता है। ओके, अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, जिसमें हम बात करेंगे माल्टोज। ठीक है, जो माल्टोज होता है वो किसके मिलके बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज किससे मिलकर बना होता है, 2 ग्लूकोज के जब मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, 2 सेकेराइड यूनिट जब जुड़ के बनती है तो माल्टोज बनता है। ग्लूकोज की जब जुड़ती है तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, लैक्टोज। लैक्टोज शुगर कहाँ देखने को मिलती है, मिल्क में, है ना। तो ये किससे मिलकर बना होता है, एक तो इसमें ग्लूकोज होता है और दूसरा कौन होता है, गैलेक्टोज। दूसरा कौन सा होता है, गैलेक्टोज। तो इस तरीके से लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल है। ओके, अब हम तीसरा क्लासिफिकेशन मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का मतलब होता है 2 to 10 सेकेराइड यूनिट्स का होना। 2 यूनिट होती है तो उन्हें हम डाइसेकेराइड्स बोलते हैं। डाइसेकेराइड्स में सुक्रोज आएगा, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है जिससे ये मिलकर बना होता है। माल्टोज भी डाइसेकेराइड है, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये 2 ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बना होता है तो वो उन्हीं में ब्रेक हो जाता है। और लैक्टोज की बात करें तो अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज जिनसे ये मिलकर बना होता है उन्हीं में ब्रेक हो जाता है। तो ओलिगोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस देखने को मिलता है, जबकि मोनोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसमें एक ही सेकेराइड यूनिट होती है। ठीक है, इसके बाद हम ओलिगोसेकेराइड के बाद हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। किसकी बात करते हैं हम, पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड, अब नाम से आप समझ ही गए होंगे, पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है the 10 to 10 और मोर सेकेराइड यूनिट, 10 और मोर सेकेराइड यूनिट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस भी देखने को मिलता है, इनका भी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। हाइड्रोलाइसिस इज पॉसिबल, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, इनका पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो देखिए मैं एग्जाम्पल इधर लिख देती हूँ। तो जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड में जैसे स्टार्च होता है, ठीक है, और ग्लाइकोजन होता है, और ग्लाइकोजन के अलावा सेलुलोज होता है। ठीक है, तो ये सभी देखिए आप, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये क्या होते हैं, इनमें बहुत सारी सेकेराइड यूनिट होती है। ठीक है, जैसे हम स्टार्च की बात करें तो ये ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स जब आपस में n यूनिट जब मिलती है तो क्या बनता है, स्टार्च बनता है। तो अगर मैं इस तरीके से बोलती हूँ स्टार्च, तो स्टार्च का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये n यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज में टूट जाती है, क्योंकि ये ग्लूकोज की बहुत सारे यूनिट्स के जुड़ने से बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ग्लाइकोजन को भी जब हम ब्रेक करते हैं या हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो भी जिन सेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं उन्हीं में डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आपको यहाँ देखने को मिलता है कि स्टार्च क्या है, स्टार्च फूड स्टोरेज होता है प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लाइकोजन क्या होता है, इट इज़ द फूड स्टोरेज इन
एनिमल्स में फूड स्टोर कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फिर सेलुलोज की बात करें तो आपको पता है सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं दीज आर द मतलब अगर हम इनकी यूजेस की बात करें, यूज़ कैसे होता है, एज फूड स्टोरेज, एक तो फूड स्टोरेज करने के लिए, और हम साथ में क्या बोलते हैं इनको कि ये स्ट्रक्चरल बनाने में भी, यानी किसी भी सेल वॉल को बनाने में, स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं, सेल स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड हमारे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक तो फूड स्टोर करते हैं हम इनके फॉर्म में, और साथ साथ में हमारी सेल वॉल भी, जो सेल्स की सेल वॉल होती है वो भी इन्हीं से बनी होती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।